रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम एक ही सेल से डिराइव्ड है और वो है मैक्रोफेज, जो कि एक्चुअली मोनोसाइट से डिराइव्ड होता है और फिर मोनोसाइट 2-3 घंटे बाद टिश्यूज में आता है और टिश्यूज में मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट होता है। और जिस टिश्यू में आता है, फॉर एग्जांपल हार्ट में आ गया, फॉर एग्जांपल लंग्स में आ गया, तो उसके मुताबिक उसको नाम दिया जाता है एंड दैट इज अ सिंपल प्रोसेस। हम बताते हैं जी, दो किस्म के रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स है। नंबर 1 इज फिक्स्ड एंड वांडरिंग, और सिंपल है, नाम से जाहिर है कि फिक्स्ड यानी ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगी या ये घूमेगी नहीं, और वांडरिंग घूमे ही, सर्कुलेशन में घूमेगी। सो एक्चुअली वांडरिंग सेल्स तो न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, और वो सेल्स जो कि फिक्स्ड है लेकिन कंडीशन खतरनाक है, इमरजेंसी है और पैथोजन ज्यादा आ गए हैं, तो फिक्स्ड सेल भी आगाह होते हैं और उसको कीमोस्टैक्सिस प्रोसेस के जरिए सर्कुलेशन में लाया जाता है और वो भी जंग के लिए रेडी होता है। ओके जी, सो दैट इज द प्रोसेस। There are the wandering cells, neutrophils, monocytes and fixed condition cells. अब आते हैं फिक्स्ड में, यानी कि फिक्स्ड सेल्स किस किस जगह पर मौजूद है। तो भाई देखिएगा ना, ठीक है जी, कि जो हमारा किडनी है उसमें मेसेंजर सेल्स मैक्रोफेजेस है एक्चुअली। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैक्रोफेज घुस गया है और वहां पड़ा हुआ है, सो एक्चुअली वो डेवलप हो चुका है न्यूरोग्लियल सेल्स और मेनिंजियोसाइट्स में कन्वर्ट हो चुका है। और जो मैक्रोफेज ब्लड से, सर्कुलेशन से हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में आ गया, हाइपोडर्मस में आ गया और उसमें पड़ा रहा, तो एक्चुअली है डेंड्राइटिक सेल्स। उसके अलावा जो भी किडनीज में गया, मेसेंजर सेल्स, प्लूरा में गया, और ये इस तमाम जगहों पर क्या मौजूद है जी, फिक्स्ड। प्लूरा में, ओमेंटम में, मेसेंट्री में, बोन मैरो, लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लंग्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू या हाइपोडर्मस। सो यहाँ पर मौजूद है ये तमाम, इस तमाम में क्या मौजूद है जी, फिक्स्ड। ओके, सो आपको ये मालूम है कि ऑर्गन्स भी फिक्स्ड है, ये भी कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलेशन आती रहती है, ब्लड आती रहती है एक एक सेकंड में। तो जब यहाँ पर आती है, तो जब कंडीशन नॉर्मल नहीं होता और इस फिक्स्ड रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम को खबर होता है कि अब आपको भी जाना है जंग के लिए, सो ये भी जाता है जंग के लिए और ये इससे वांडरिंग बन जाता है। एक्चुअली नॉर्मली फिक्स्ड कम होते हैं बलिहाज वांडरिंग के। ओके जी, और फिक्स्ड रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स हमारे प्लूरा में, जो कि हमारे लंग्स है, हमारा हार्ट, हमारे किडनीज वगैरह, जिसमें पार्टिकल्स आते हैं, पैथोजेंस, पैरासाइट्स वगैरह, तो इसको किल करने के लिए यही सेल्स उसी लंग्स के बैरूनी लेयर में बैठे हुए हैं और उस पैथोजेंस को छोड़ते नहीं। जैसे कि एल्वेओलाइज में हम लाखों हजारों डस्ट पार्टिकल्स एक ही वक्त में इनहेल करते हैं। सो जब वो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है जी, रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स बैठे हैं लंग्स में, एल्वेओलाइज के इर्द गिर्द, तो क्या है, उसको किल करता है, उस किसको, डस्ट पार्टिकल वगैरह को खत्म करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। बाद में बताएंगे इंशाल्लाह। ओके जी, इस तमाम जगहों पर मौजूद है फिक्स्ड और इसमें वांडरिंग सेल्स मौजूद है। इसका फेगोसाइटिक फंक्शन, जो भी पैथोजन वगैरह लंग्स में आ गया तो लंग्स के मैक्रोफेजेस उसको खत्म करेंगे। जो भी यूरिनरी गॉलब्लैडर में गया तो यूरिनरी गॉलब्लैडर के मैक्रोफेजेस को खत्म करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गलती से भी कोई क्या जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह गया है, डस्ट पार्टिकल गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो डायरेक्ट वहां पर बिल्कुल सिक्योर्ड और एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद है, एक्टिव मैक्रोफेजेस मौजूद है, जिसको नॉर्मली न्यूरोग्लियल सेल्स या मेनिंजियोसाइट्स कहा जाता है, मेनिंजियल सेल्स कहा जाता है। ओके जी, तो इसका एक फंक्शन तो फेगोसाइटोसिस है, ये डायरेक्ट इनिशिएटिव है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी पैथोजन वगैरह को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए। और उसके अलावा ये सबसे जरूरी फंक्शन करता है सिक्रेटिव फंक्शन, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भाई देखिए कि इस मैक्रोफेज से बहुत से मॉलिक्यूल्स, फैक्टर्स सिक्रेट होते हैं उस हाजिर वक्त में। ओके जी, ये फेगोसाइटोसिस भी करता है, ये सिक्रेशन भी करता है, ये डिस्ट्रक्शन भी करता है और इसके बहुत से काम है। ये दूसरों के प्रोडक्शन को भी इनिशिएट करता है। तो एक एक सेल को अल्लाह ताला ने ऐसे डिजाइन किया है कि उसका एक काम नहीं होता, उसके का सैकड़ों हजारों काम होते हैं। एक ही सेल का प्रोटीन सिंथेसिस भी काम है, लिपिड सिंथेसिस भी काम है। तो एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसी एक ही मैक्रोफेज में बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं और ये प्रोडक्ट्स ये है मैं जो आपको रखना चाहता हूँ कि O2 जो कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज है इस पर,
और ये सुपर ऑक्साइड है, हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक्चुअली पैथोजन या पैरासाइट या डस्ट पार्टिकल्स के लिए बहुत खतरनाक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तो डायरेक्ट जब ये ऑक्सीडेजेस उस जगह पर जाती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर लगती है, तो उसको खराब करता है, डिग्रेड करता है, उसके प्रोटीन्स और जीन्स और डीएनए को भी डिग्रेड करता है। ओके जी, सो ये तीनों पार्टिकल्स जो कि बहुत जरूरी और अहम है, जो आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा इंटरल्यूकिन 12 इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 12 भी सिक्रीट करना इसी रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स का काम है। और रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स ऐसा सेल्स है कि इंटरल्यूकिन और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को सिक्रीट करता है। ओके जी, ये एक्चुअली मैक्रोफेजेस है ना, मैंने आपको तो सर में बताया है। तो इंटरल्यूकिन 12 का क्या काम ये है कि ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस वगैरह को उसके स्टिमुलेशन, उसके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। जब ये रिलीज होता है तो उसके लिए जो प्रोटीन्स बनते हैं मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स के प्रोडक्शन के लिए, वो प्रोटीन रिलीज करते हैं और एक्चुअली वो स्टिमुलेशन होता है। तो हमारे बॉडी को रिसेप्शन होती है कि भाई अब आपको मोनोसाइट्स और ये बनाना है। तो ये भी ऐसा नहीं है कि इंटरल्यूकिन ये मुसलसल रिलीज करता जा रहा है, नहीं, जब जरूरत पड़ता है कि जो ये टाइम नहीं है ये बताने का कि किस वक्त इसका जरूरत होता है। हाउएवर इंटरल्यूकिन 6 भी रिलीज होता है। इंटरल्यूकिन 6 हमारे क्या जी बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के ग्रोथ के लिए ये रिलीज होता है। यानी ये इंटरल्यूकिन 6 मैच्योरेशन ऑफ बी और टी लिम्फोसाइट्स करता है। ओके जी, और इंटरल्यूकिन 1 भी रिलीज होता है। और इंटरल्यूकिन 1 किसके लिए रिलीज होता है जी? प्रोलिफरेशन, प्रोडक्शन। इंटरल्यूकिन 6 को तो इसको मैच्योर करता है, जबकि इंटरल्यूकिन 1 लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है जी? उसको प्रोलिफरेट करता है, उसको ज्यादा करता है, उसको मैच्योर करता है। सो जब ये 6 रिलीज हुआ उसके बाद 1 रिलीज होता है और उसको मैच्योर करता है। ओके जी, उसके अलावा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, ये आप नाम से जाहिर है कि भाई ट्यूमर वो ट्यूमर जो कि हमारे बॉडी में इंटरनली एक्सटर्नली बनते रहते हैं। कैंसर वाला ट्यूमर नहीं, कैंसर वाला भी है लेकिन उसमें ये काम फिर अच्छे तरीके से नहीं करता, इसकी वजह से सेल ग्रोथ बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाता है। ओके जी, तो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर वो फैक्टर है जो नेक्रोसिस करता है ट्यूमर का। नेक्रोसिस मींस टिश्यू डेथ करता है और टिश्यू को खराब करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। सो यही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा और बीटा इसी रेटिक्यूलर एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है। जहां पर भी ट्यूमर थोड़ा सा भी नजर आता है सो ये डायरेक्ट सिग्नल देते हैं कि आपको टीएनएफ अल्फा एंड बीटा रिलीज करना है। और वो जब रिलीज होता है तो बहुत से मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स वगैरह आके उस ट्यूमर को खत्म करते हैं, उसके सेल्स को जड़े से खत्म कर देते हैं। दैट इज वेरी 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 गुड डॉक्टर, आवर बॉडी इज अ गुड डॉक्टर। ओके, कोलिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी ये रिलीज करता है। कोलिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर एम जो कि मेगाकैरियोसाइट्स को बनाने के लिए काम आता है, ये कोलिन स्टिमुलेटिंग फैक्टर है। और ये मेगाकैरियोसाइट्स प्लेटलेट्स को बनाने के लिए रिलीज होता है। सो एक्चुअली प्लेटलेट्स के प्रोलिफरेशन और मैच्योरेशन और उसके ग्रोथ के लिए सीएसएफ और पीडीजीएफ प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और ये रिस्पॉन्सिबल है कि उसको पैदा भी करे, उसके अलावा उसको स्टिमुलेट भी करे, उसको ग्रो भी करे, उसको मैच्योर भी करे। इस किसका काम है जी? मैक्रोफेजेस का, जो कि रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बल्कि मैक्रोफेजेस ही रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम है। ओके जी, उसके अलावा इसके डिस्ट्रक्टिव फंक्शंस है, यानी कि ये डिस्ट्रक्शन करेगा। ओके, किस चीज का डिस्ट्रक्शन करेगा भाई? हर चीज का डिस्ट्रक्शन करेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन वगैरह पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स है, हजारों लाखों हमारे एक सांस में हजारों डस्ट पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिकली एंटर होते हैं। तो जब वो एंटर होते हैं तो एल्वियोलाइज में एक्चुअली मैक्रोफेजेस बैठे हैं और मैक्रोफेजेस क्या करते हैं जी भाई? इसको इंगल्फ करता है, इसको किल करता है, खत्म करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। ओके, और उसके अलावा सिनाइल आरबीसीज जो जिसके 120 दिन पूरे हो चुके हैं, तो एक्चुअली वो आरबीसी फिर उसका साइज बड़ा होता है। जब वो स्प्लीन में जाता है तो स्प्लीन के कैपिलरीज इतने डायमीटर में इतने छोटे होते हैं कि वो सिनाइल आरबीसी उससे नहीं गुजर सकता। तो क्या होता है जी? सेल बर्स्ट करता है, सेल खत्म होता है, उसके प्रोटीन डिग्रेड होते हैं, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो वो भी बाहर निकलता है और वो ब्लड में शामिल होता नहीं, बल्कि मैक्रोफेजेस जो कि स्प्लीन में पड़े रहते हैं, हिस्टोसाइट्स, उस को निकलता है और उसी हीमोग्लोबिन को डिग्रेड करता है और यूरोबिलिन और बिलिवर्टिन वगैरह इसमें कन्वर्ट करता है। उसके अलावा ग्लोबिन मॉलिक्यूल, ग्लोबिन प्रोटीन इससे जुदा करता है। तो दैट आर द स्टोरी ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जो कि बिल्कुल शॉर्टकट स्टोरी थी। आई रियली अंडरस्टैंडिंग दैट कि इसमें इतना कुछ है ही नहीं और दैट इज सिंपल। ओके।